इवनिंग स्टूडेंट्स, अभी ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो में जो मॉडल पेपर में कुछ एक टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको समझने में दिक्कत होता था। जो पहले वर्ड लाइव कराए थे उसमें आपको कुछ एक वर्ड्स में बेहद कंफ्यूजन थी और बहुत लोगों ने बीच बीच में बार बार पूछा था कि इसको समझा दीजिए। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए और ये वीडियो आप एक बार व्यू करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी बीओ की। तो सजेस्टेड ये है कि बीओ का जो मॉडल पेपर है ना, उसको तो देख ले, उसके आंसर देख ले, पर ये जो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये साफ आपके समझ में आ जाएगा कि उस वर्ड का मतलब क्या है, तो आसान हो जाएगा आपको याद रखना। ठीक है, और इसी वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बावजूद अगर वीडियो के में समझने में आपको अगर दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, फिर और डिटेल में इसको हम आपको बता सकते हैं। फिलहाल हम डिटेल में ही आपको बताएंगे, या मेरे व्हाट्सएप पे आप बार बार पूछते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, वित्तीय बाजार किसको बोलते हैं? वित्तीय बाजार एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वित्तीय बाजार जहां वित्त या फाइनेंस, या हम लोग और शुद्ध हिंदी में बोले कि जहां पूंजी की खरीद बिक्री होती है, कैपिटल की बाइंग एंड सेलिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपके पास सेविंग है, तो सेविंग है, आप पैसा बचाए हुए हैं, 50,000 है, 5,000 है, 10,000 है, तो आप कुछ उससे और कमाना चाहते हैं, है ना? तो आप निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बैंक को फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन सभी को, म्यूचुअल फंड को, बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट कराया या आपने शेयर परचेज किया, ठीक, शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, इन सबको वित्तीय बाजार बोलते हैं। एक वित्तीय बाजार में पूंजी की खरीद बिक्री होती है, ठीक है, आपका कैपिटल का खरीदार है और आप बेचने वाले हैं। आपके पास सरप्लस मनी है तो कौन खरीदेगा? ठीक है, तो दो तरीके से आप अपना पूंजी बेच सकते हैं। एक, आप डायरेक्ट खुद शेयर खरीद रहे, इसका मतलब है आप वित्तीय बाजार में डायरेक्टली आपने अपने पूंजी का आपने इस्तेमाल किया 2 पैसा और कमाने के लिए। दूसरा हो सकता है ब्रोकर के माध्यम से, लाइक बैंक इज ए ब्रोकर। आप किसको फिक्स डिपॉजिट करा दिए? बैंक को। बैंक फिर उन कंपनियों को क्या किया? उधार दिया या उसके शेयर परचेज किया। करेक्ट? ओके, इसका मतलब है वित्तीय बाजार में आप अपनी पूंजी की खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो ये जो खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये 2 अवधि के लिए, 2 टाइम पीरियड के लिए हो सकता है। एक मिला था मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार क्या है? तब मनी मार्केट वह मार्केट जिसमें ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका 1 साल के भीतर में पैसा वापस आ जाए। ठीक है, यानी आप पैसा इन्वेस्ट किए, 1 साल के भीतर में पैसा आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मनी मार्केट, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे ऐसे स्कीम होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 7 दिन पैसा इन्वेस्ट किए, 7 दिन में कुछ कमा लिए, मनी मार्केट। 1 साल तक के भीतर का जो होगा तो वो मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। पर 1 साल से ज्यादा का अगर होगा तो उसको कहा जाता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। जैसे शेयर का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक, तो ये कैपिटल मार्केट में हो गया। डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट हुआ 1 साल से ज्यादा के लिए, तो कैपिटल मार्केट। तो अब आप समझ गए होंगे कि वित्तीय बाजार का 2 पार्ट, एक मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, दूसरा कैपिटल बाजार। आपको पूंजी बाजार अगर देखें, कैपिटल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस एंड मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पसेस। आइए तीसरा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? देखिए,
हर कोई हम लोग घर में कुछ पैसा नगद रखना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, ठीक है। पैसा है तो इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा हम लोग हमेशा चाहते हैं कि घर में सब अपने अपनी क्षमता के अनुसार 500, 1000, 5 लाख, 5,000, 50,000, हर कोई चाहता है कि घर में कुछ नगद रहे। अब आइए आप, ठीक, आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आप 5 लाख का जमीन खरीद लिए, इमरजेंसी आया, जमीन हुआ तो नहीं बिकेगा, तब अब जमीन नहीं बिकेगा तो आपकी लिक्विडिटी नहीं है, तरलता नहीं है। जमीन खरीद लिए, मकान खरीद लिए, तरलता नहीं है, पैसा तुरंत चाहिए, तरलता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। इसके विपरीत आप 5 लाख फिक्स डिपॉजिट करा दिए, बैंक में, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया। अब देखिए, जब जरूरत पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट का पैसा वापस आएगा, तो लिक्विडिटी है। इसका मतलब है आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने विनियोग को अगर नगद में तुरंत बदल सकते हैं तो इसको कहा जाता है लिक्विडिटी, तरलता। तरलता का होना बेहद जरूरी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार, संगठित बाजार, असंगठित बाजार, ठीक है। संगठित बाजार, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड, संगठित बाजार वह है जो सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देख रेख में चल रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है। म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का, संगठित बाजार का एक सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। और है पर असंगठित बाजार, असंगठित बाजार क्या है? मान लीजिए इंटरेस्ट का कारोबार करता है लोग, ठीक, सूद का कारोबार करता है। आप भी जानते होंगे, आपके शहर में भी सूद का कारोबार सुने होंगे लोग कि सूद का, इंटरेस्ट का कारोबार करता है लोग। ये असंगठित बाजार है, ठीक है। इनको देसी बैंकर कहा जाता है। सेठ साहूकार लोग होता है, उधार देता है, ब्याज लेता है, ये असंगठित बाजार है। तो अगर किसी देश में संगठित बाजार ज्यादा होगा तो वहां तरलता की उम्मीद ज्यादा होगी, ठीक है। भारत में तरलता के लिए एक डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई है। इससे क्या होता है, मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं बिक रहा है, ठीक है, नहीं बिक रहा है, तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया उसको खरीद लेगा। इससे फायदा क्या होगा? आपको तुरंत आपका पैसा आपके घर में आ जाएगा, है ना। म्यूचुअल फंड 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर में म्यूचुअल फंड का पैसा हम लोग के घर में आ जाता है, अकाउंट में, मतलब घर में मतलब बोलने का अकाउंट में आ जाता है। तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जितना होगा तरलता उतनी अधिक होगी। तरलता होना एक गुण है, ठीक। अब आइए दो मार्केट का और क्लासिफिकेशन, मतलब वित्तीय बाजार का, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझिए, ये बहुत आसान है समझना। जैसे आप मोटरसाइकिल नया शोरूम से कसवाए, करेक्ट, नया मोटरसाइकिल शोरूम से करवाया, मतलब आप प्राइमरी मार्केट में खरीदे, फर्स्ट हैंड आप खरीदे। अब आइए, आपसे साल 2 साल बाद वो मोटरसाइकिल हमने खरीद लिया, तो बताइए अब हम कौन किए? तो हम आ गए सेकेंडरी मार्केट में, ठीक, द्वितीयक बाजार। ठीक ऐसे ही शेयर के संबंध में भी 2 बाजारें होती है। एक कंपनी ने, मान लीजिए, आपको थोड़ी देर के लिए सोचिए, रिलायंस ने शेयर इशू किया और आपने, हमने या पब्लिक ने शेयर खरीदा। अब अगर कंपनी का वो शेयर डायरेक्टली हम लोग कंपनी से खरीदे, इसका मतलब है फर्स्ट हैंड शेयर बिका, इसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, ठीक, प्राथमिक बाजार, ठीक है। अब आइए, वो शेयर अब कुछ दिन बाद उस शेयर का दाम लगा बढ़ने, खूब बढ़ने लगा, ठीक, तो हम आपको कहे कि हमको बेचना, लीजिए, बेच लीजिए, तो आप बोला कि देखिए 100 का शेयर है, 150 में एगो बिकेगा, लेना है लीजिए। अब आइए, हमने आपसे शेयर परचेस कर लिया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से डीलिंग होती है। अब ये वर्ड आ गया स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्कंद बिपणी इसको बोलते हैं, ठीक है।
स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज आपको ये जो शेयर की खरीद बिक्री को आसान बनाता है और सुरक्षित बनाता है। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर खरीदना बेचना आसान हो जाता है। ठीक है, ये स्कंद विपणि ये संस्था, एक संगठन, ठीक है, ये क्या करता है? शेयर को खरीद बिक्री आसान करता है और सुरक्षित बनाता है, धोखाधड़ी की उम्मीद कम हो जाता है। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग हो रही है तो द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट की डीलिंग हो रही है। किस चीज की? शेयर की। पर अगर कंपनी से खरीद रहे हैं तो इसको प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। चलिए अगला देखा जाए, सेबी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या बोला गया? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमको ध्यान अब याद नहीं है, हम लिख भी देते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सेबी। ठीक, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, अब आइए स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, भारत में डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये जो स्कंद विपणि है इसको कोई कंट्रोल करने वाला तो होगा। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से ऐसे समझिए, बैंक को कौन कंट्रोल करता है? आप जानते हैं, बैंक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक हो, सबको कौन कंट्रोल करता है? तो आरबीआई। हम लोग मालूम है आरबीआई कंट्रोल करती है बैंक को। ठीक उसी तरीके से जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को उसको सेबी कंट्रोल करती है। सेबी का क्या काम है? सेबी का काम है यह सुनिश्चित करना स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर की खरीद बिक्री हो रही है वो शुद्ध है, मतलब धोखाधड़ी नहीं है। और हम आप जो इन्वेस्टर कहला रहे हैं, विनियोगकर्ता है, ये विनियोगकर्ता को हम लोग को सुरक्षा मिल रही है। तो अब आप भाई सेबी समझ गए होंगे। सेबी एक शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि सेबी क्या है तो आप कहेगा कि देखिए ये सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का एक एजेंसी है। ये क्या कहिएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंसी है, केंद्रीय सरकार की एजेंसी, जो स्टॉक एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ठीक, अब आइए एनएसई वापस आइए, हम आपको आगे बताते हैं, मिटा लेंगे। इसका पूरा अगर हम लोग बोले एनएसईआई होता है, एनएसईआई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसको एनएसई बोलते हैं। ये एनएसई क्या है? देखिए, भारत तरक्की किया वित्तीय बाजार में भी। अब क्या है, आपने सुना होगा ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब है शेयर की ऑनलाइन खरीद बिक्री होती है। ठीक, एनएसईआई या एनएसई क्या करती है? कंप्यूटर बेस्ड एक स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज है। यहां से शेयर की खरीद बिक्री हो सकती है, पर केवल कंप्यूटर है। अगर आप मेंबर हैं तो क्या है, आपके स्क्रीन पर, ठीक, आपके पीसी, आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर पे रेट खुल रहा है, रेट आ रहा है। कभी आप सीएनबीसी में भी देखिएगा, उसमें रेट आता है। ठीक वैसा ही रेट आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पे आ रहा है। आप अगर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप एनएसईआई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में कहा जाए कि एनएसईआई क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे कि देखिए ये एक कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जहां से शेयर की खरीद बिक्री होती है।
बड़ी कंपनियों के लिए, ठीक है। पर इस एनएसईआई को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेबी, है ना। और ये इसके अलावा भारत में एक और है, ओटेक, ठीक, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मुझे मिटाने दीजिए, तब फिर हम बताते हैं। देखिए ओटेक क्या है, ठीक है। ओटेक, अब आइए ओटेक को हम लोग समझे। ओटेक क्या है? ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओटेक, OTEIC, ओटेक का OTCEI, शॉर्ट में इसको बोलते हैं OTCEI, ओटेक। ओटेक भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह, एनएसई की तरह ही फुल्ली कंप्यूटराइज्ड एक स्टॉक एक्सचेंज है। पर ओटेक और एनएसईआई में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, बड़ी कंपनी है जिनका लंबा चौड़ा कारोबार है, वो एनएसईआई के माध्यम से शेयर की खरीद बिक्री होती है उनकी। पर ठीक है, पर अब मान लीजिए अब छोटी कंपनी है, ठीक, तो छोटा छोटा कंपनी है, तो वो सब बड़ा कंपनी के साथ कैसे सकेगा? तो भारत सरकार ने एक छोटी कंपनियों के लिए, ठीक है, एक ओटेक की स्थापना किया। ये ओटेक, अब देखेंगे कि ओटेक की स्थापना कब किया, किताब में भी दिया होगा, हम बताएंगे भी। ओटेक क्या है? जो जैसे एनएसई में कंप्यूटराइज डीलिंग होता है, शेयर की खरीद बिक्री होती है, वैसे ही ओटेक के भी माध्यम से शेयर की खरीद बिक्री होती है। जो छोटी कंपनियां होती हैं वो ओटेक, ठीक है, जिनका कारोबार थोड़ा मिडिल टाइप का है, वो ओटेक के माध्यम से अपने शेयर की खरीद बिक्री करती है। तो ओटेक भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब इसी से संबंधित समझे ओटेक और नस्दक। नस्दक क्या है? ठीक है, ओटेक की स्थापना नस्दक के आधार पर की गई है। जैसे नस्दक काम करता है, ठीक वैसे ही ओटेक काम करता है। तो ये नस्दक क्या है? तो चीजों को ऐसे समझिए। सबसे अमीर कंट्री कौन? सबसे रिच, ठीक है, रिच कंट्री कौन था? अमेरिका, आप बताएंगे, ठीक है। वैसे ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिचेस्ट, ठीक है, आपको अमीर, आपको कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? तो अमेरिका का। अमेरिका का वो स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसका नाम होता है नस्दक। ये जो ओटेक की स्थापना की गई है, जैसे नस्दक का फंक्शन का स्टाइल है, जैसे नस्दक जिस आधार पे काम करता है, ओटेक भी उसी आधार पे काम करता है, ठीक। नस्दक अमेरिका में है, ओटेक इंडिया में है, पर दोनों का फंक्शनिंग स्टाइल एक जैसा है, ठीक है। ये कंप्यूटराइज्ड शेयर्स की खरीद बिक्री होती है, ठीक। ये क्यों किया गया? एनएसईआई या ओटेक की स्थापना क्यों की गई? तो भैया, वर्ल्ड मार्केट में जैसे स्टॉक एक्सचेंज का वर्ल्ड मार्केट में खरीद बिक्री होती है, वैसे ही आपको इंडिया का भी तो तरक्की करना होगा। नहीं तो विदेशी कारोबारी, विदेश का जो इन्वेस्टर है, वो काहे इंडिया में करेगा? तो इंडिया में भी वर्ल्ड के बेसिस पर, ठीक है, ओटेक और एनएसईआई की स्थापना किया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे, ठीक। हम नाम भूल रहे हैं, पर शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिन्होंने नस्दक में घंटी बजाया था। अब बोलेंगे घंटी बजाने का क्या मतलब है भाई, ठीक है। तो वापस आइए, नस्दक का जो कारोबार शुरू होता है, तो अभी भी उसकी परंपरा है, घंटी बजाकर चालू होता है, मतलब घंटा बजाया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही शाहरुख खान ने घंटा बजाया था। तो इससे फायदा क्या हुआ? शाहरुख खान को फायदा क्या हुआ? उस फिल्म का, हम फिल्म का नाम भूल जा रहे हैं, याद पड़ेगा तो बताएंगे बेटा, ठीक है। हमको ये केवल ध्यान में है, उनको बहुत प्रचार मिला, पूरा बहुत प्रचार मिला वर्ल्ड में, क्योंकि नस्दक को वर्ल्ड जानता है। उसी तरीके से नस्दक के बेसिस पे ही ओटेक की स्थापना की गई है, ठीक। आपको अगर फिल्म का वो नाम मालूम है,
ठीक है, फिल्म का प्रमोशन में किया गया था ऐसा। फिल्म का नाम मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे, हम नाम भूल जा रहे हैं भाई। और आगे देखिए ये T3 क्या है, ठीक है। तो वापस इसको ओटेक नस्दक ये सब बताया। अब आइए T3, तो T3 के विषय में भी T3 के विषय में भी हम लोग आगे बात करें। T3 क्या है? T3 ट्रांजैक्शन 3 लेन देन, आप बोल सकते हैं लेन देन 3। अब आइए NSEI से जुड़ा हुआ एक शब्द है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ एक शब्द है। मान लीजिए, छोड़ दीजिए वो सारा बात बेकार है, एक साधारण देसी बात में समझिए। मान लीजिए हम लोग की उधार खरीद बिक्री होती है, आप हमको उधार बेचते हैं, हम आपसे उधार खरीदते हैं, ठीक है। आपका सिस्टम है, ठीक है, हम लोग एक बाजार में है, उस बाजार में सब कोई एक दूसरे से उधार खरीद बिक्री करता है। अब हम लोग का सिस्टम है कि देखिए भाई 3 दिन बाद उधार खरीद बिक्री होगा, पर 3 दिन बाद पैसा का लेनी देनी हो जाना चाहिए, मतलब राफ साफ हिसाब हो जाए ना। 3 दिन बाद आपका मेरे यहाँ निकलता है तो भैया साफ कर लीजिए, दूसरे का आपके यहाँ निकलता है तो भाई पैसा ले दे के बात खत्म कर लीजिए, ठीक। 3 दिन का समय हम सबको मिलता है, ठीक। इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में शेयर की खरीद बिक्री, आप शेयर खरीदे हम बेचे, या आप बेचे दूसरा कोई खरीदा, अब पैसा का लेने देने सेटलमेंट कब होगा, रात साफ हिसाब हुआ कब होगा, तो 3 दिन के भीतर जिस दिन आपने खरीदा उसके तीसरे दिन आपको पेमेंट कर देना होगा। या आपने बेचा, शेयर बेचा, तो 3 दिन बाद भाई आपको पैसा मिल जाना चाहिए, करेक्ट, ओके। इसी को कहा जाता है T3 ट्रांजैक्शन 3। और आइए लिस्टिंग क्या है, सूचीबद्ध, ठीक। हम साथ साथ में बोर्ड पर लिख भी रहे हैं तो थोड़ा सा तो टाइम हमको दीजिएगा भाई। तो सूचीबद्ध, आइए लिस्टिंग क्या है, ठीक है। अब आए लिस्टिंग, व्हाट इज कॉल्ड लिस्टिंग? लिस्टिंग सूचीबद्ध, ये सूचीबद्ध, ये शेयर से जुड़ा, अंश से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम अलग थोड़ा बात करें, शायद उससे आप बहुत अच्छा समझ पाइएगा। छोड़ दीजिए लिस्टिंग, सूचीबद्ध, ये सब छोड़ दीजिए। मान लीजिए, ठीक, आप, ठीक है, घर पर मिठाई बनाते है, 1 नंबर का आपका मिठाई होता है, पर सवाल होता है कि आप मिठाई आपका चाहे होता 1 नंबर है, पर दुनिया तो नहीं जानती है, अब शहर नहीं जानता है कि आपके मिठाई का क्वालिटी इतना अच्छा है, आप पर विश्वास लोग क्या करेगा, कम करेगा, है ना। अब आप ये सोचिए कि अब आप मिठाई ले जाके बिग बाजार में रख दिए, या बड़का एगो मिठाई के दुकान पर रख दिए जिसका बड़ा नाम है, ठीक, खूब जानता है लोग, उस मिठाई के दुकान में आप रख दिए, या ठीक है बिग बाजार में पैकिंग करके झकास करके आप रख दिए। अब बताइए आपके मिठाई के बिक्री के चांसेस, निश्चित आप सहमत होंगे कि आपके मिठाई के बिक्री के चांसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा लोग देखेगा, ज्यादा लोग आकर्षित होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, सो देयर विल बी मोर चांसेस दैट योर स्वीट्स विल बी सोल्ड ऑटोमेटिकली। आपका क्या होगा, आपका मिठाई ऑटोमेटिक बिकाएगा क्योंकि बहुत लोग देखेगा, ठीक। इसी तरीके से आइए अब इसको पलट के देखा जाए शेयर्स, ठीक है। शेयर्स के मामले में आपकी एक नई कंपनी, तो नई कंपनी है तो लोगों का विश्वास कैसे होगा आपके ऊपर, आप पैसा लेके भाग जाएंगे नीरव मोदी की तरह, कोई विश्वास है नहीं भाई, विजय माल्या के तरह कोई भाग जाएगा तो विश्वास है, तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, हम लोग पब्लिक नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ऊपर, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, ये आपको विश्वास बनाने के लिए आपने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बिकाना चालू किया। क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर को बेचना चालू किया। अब ये स्टॉक एक्सचेंज में आपने शेयर का लिस्टिंग करा दिया,
इसे टर्म बोलते हैं सूचीबद्ध दिया, मतलब रजिस्टर्ड हो गया। अब आपकी गुडविल, आपकी ख्याति बढ़ गई। स्वाभाविक है, आपका स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी स्टॉक, मान लीजिए ओटेक के माध्यम से या एनएससीआई के माध्यम से शेयर बिक रहा है। अब देखिए, पब्लिक एनएससी को जानता है और यह जानता है कि ओटेक या एनएससीआई में, ठीक है, रेपुटेड कंपनी का शेयर का खरीद बिक्री होता है। तो स्वाभाविक है, आपने लिस्टिंग कराया, दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग, सूचीबद्ध। यह इसका मतलब है योर शेयर आर नाउ बीइंग सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके वही शेयर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बिक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग या सूचीबद्ध। शायद आप समझ गए होंगे। और निश्चित कमेंट बॉक्स में जाके बेटा आप क्या कीजिए, आप बताइए, और अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो हम जरूर आपको बताएंगे। फिर आइए, बाय द वे यहाँ जरूर बताएं, लिस्टेड शेयर की खरीद बिक्री में रिस्क कम होता है। पब्लिक चाहता है कि वह लिस्टेड शेयर की खरीद बिक्री करे, ठीक है। नामी कंपनी सभी लिस्टिंग होती है, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर होता है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, ठीक। कभी हम लोग शेयर्स की बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से हम भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत जो बचत होता है उसका आपको शेयर्स में खरीद बिक्री करते हैं, पर हम लिस्टेड शेयर के तरफ जाते हैं। ऐसा शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बिक रहा है, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग। आगे बढ़ा जाए, इंस्ट्रूमेंट या प्रपत्र, ठीक है। वापस आइए, एक वर्ड अगर देखें, एक इंग्लिश वर्ड इंस्ट्रूमेंट और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रपत्र। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या प्रपत्र। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्रपत्र क्या होता है, ठीक है। प्रपत्र देखिए, पूंजी का जो खरीद बिक्री हो रहा है, ठीक है, ये इसके लिए जो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री तरीका अपनाया जाता होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री तरीका अपनाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रपत्र। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप पढ़े होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल का लेन देन, 11th में आपने पढ़ा था, विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या विनिमय बिल। देखिए, आपको जो ऐसा कोई भी, ठीक है, कानूनी दस्तावेज जो भुगतान को आसान बनाता है, पेमेंट को आसान बनाता है, इसको बोला जाता है प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल चेक। सब कोई सुना होगा रे भाई, हम लोग सब कोई चेक के विषय में जानते हैं। चेक क्या है? चेक विनिमय बिल का एक बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है? ये इंस्ट्रूमेंट है मतलब प्रपत्र है। ये भुगतान के माध्यम को आसान बनाता है, तो उसी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट या प्रपत्र, ठीक। और आगे देखिए, इसके अलावा एक वर्ड सोल ट्रेड पार्टनरशिप या कंपनी में इस्तेमाल होता है। सोल ट्रेड पार्टनरशिप या कंपनी में, ठीक। लिमिटेड अनलिमिटेड, सीमित दायित्व असीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी। स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूजन होता है उनको। आइए हम लोग इसको, इस वर्ड को समझते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? तो 1 मिनट इस बुढ़वा पर मिटाना होगा तो लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, इस सब में पार्टनरशिप में है। एकाकी व्यापार, जो अकेला का व्यापार कर रहा है,
साझेदारी व्यापार है या कंपनी में, ठीक है, ये शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो ये समझ लीजिएगा, तो आंसर वो अपने दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी दायित्व, दायित्व, ये दायित्व मतलब कर्ज आप बोल सकते हैं, सीधी सी बात क्या बोला जाएगा, कर्ज, डेट। लायबिलिटी दैट इज द डेट, दैट इज द डेट, डेट, कर्ज, साधारण सी बात, कर्ज, कर्ज है, नहीं बोलता है लोग, माथा पे कर्जा है, दैट इज द लायबिलिटी, करेक्ट। नाउ दिस लायबिलिटी हैज टू काइंड्स, इसके दो लायबिलिटी के दो टाइप हो सकते हैं। वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित, असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, असीमित दायित्व। एक हो सकता है असीमित दायित्व और अनलिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड, दूसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी या सीमित दायित्व, सीमित, सीमित दायित्व। ये असीमित दायित्व या सीमित दायित्व का क्या चक्कर है, आइए वापस हम लोग बात करके देखें, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, कि हम, मेरा एकाकी व्यापार है, एक दुकान है, जनरल स्टोर है, अब तो अकेले हम मालिक, ये तो सोल प्रोप्राइटर देखते होंगे, बाजारों में तो सोल प्रोप्राइटर ज्यादा मिलता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स इन इंडिया। A survey says that there are 90% of people are there in the sole trade. जैसे 90% माना जाता है भारत में सोल प्रोप्राइटर्स है, ठीक है, इनकी संख्या सबसे अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सोल प्रोप्राइटर का भी ढेर ढेर टाइप होगा, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भूजा वाला सोल प्रोप्राइटर, अकेले का कारोबार, कहता है बिजनेस है, सम्मान से जीते हैं, तो बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है। और आइए बाबा सब्जी वाला, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है। आप जो दूध का पार्लर चला रहा है, दूध का पार्लर जहां से हम लोग दूधवा खरीद रहे हैं, वो सोल प्रोप्राइटर है। पर आइए उससे थोड़ा और बड़ा देखिए, सोल प्रोप्राइटर उससे बड़ा तो जनरल स्टोर खोले हुए हैं, ठीक। हम एक सोल प्रोप्राइटर है ना, तो अब हम सोल प्रोप्राइटर हैं, बहुत अच्छा। तो हम 10 लाख का उधार लिए या 20 लाख का उधार माल खरीदे, फोन में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, ठीक है, हम लोग वापस शुरुआत करते हैं, ठीक। तो हम सोल प्रोप्राइटर हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया, बहुत, मतलब, तो मेरा कर्जा सब मेरे क्रेडिटर मेरे घर पे हमको दौड़ेंगे, भाई पैसा दीजिए। हमने अपना बिजनेस का एसेट बेच दिया, दुकान बेच दिया, दुकान का फर्नीचर बेच दिया, जो मेरा एसेट था बिजनेस का सब बेच दिए। इसके बावजूद देख मेरा कर्जा नहीं चुका पाए, अब क्या होगा? तो आप जानते होगा कि मेरा घर बिक जाएगा, मेरा जमीन जो था बिक जाएगा, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक, कार होगा, मोटरसाइकिल अगर होगा मेरे पास, सारा क्या क्या होगा, गहना गुड़िया बिक जाएगा, ठीक। ये मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी है। देयर आर टू प्रॉपर्टी, या बिजनेस का प्रॉपर्टी, तो बिजनेस का प्रॉपर्टी तो बिकवे करेगा, प्लस घर वाला प्रॉपर्टी भी बिकेगा। मतलब जब तक पैसा, उधार पैसा चुका नहीं दिया जाता है, तब तक हम कर्ज के जिम्मेवार हैं। इसको कहा जाता है असीमित दायित्व। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। दैट मीन्स आप इन अगेंस्ट द बिजनेस एसेट, फर्स्ट द बिजनेस एसेट विल बी सोल्ड इफ द इज नॉट
fulfilled with the business asset, then private asset will be sold. After the utilizing the business asset, if the debt is not paid completely, then private asset will be sold, and a sole proprietor will be responsible for the debt. Then even the private asset will be sold and will be utilized to pay the debt of the business. सीधी सी बात है, इसको ऐसे समझिए हिंदी में, आपका बिजनेस एसेट बेचने के बाद भी अगर आप कर्ज नहीं चुका पाए तो घर का दूर दूर बिक जाएगा है। आपको हर हालत में पूर्ण रूप से पूरी अपना कर्ज चुकाना होगा। इसका मतलब है कर्ज के लिए आप तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि आपका सारा संपत्ति बिक न जाए। बिजनेस का एसेट बेचने के बाद भी पर्सनल एसेट का भी यूटिलाइज किया जा सकता है बिजनेस के लोन को पे करने के लिए। तो इसको कहा जाता है बेटा असीमित दायित्व। सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में ये सबसे बड़ा खतरा होता है। इसी वजह से आप देखे होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप एकाकी व्यापार खूब बड़ा नहीं फैलता है। बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण यह भी है कि असीमित दायित्व लोग जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। पीपुल डोंट वांट टू टेक रिस्क, ठीक है, क्योंकि भैया कहीं अगर कोई डिसीजन गलत निकल गया तब क्या होगा, है ना। इसीलिए लोग घबराता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कहाँ कहाँ होता है तब बताइए तो। सोल प्रोप्राइटरशिप में होगा और कहाँ होगा, पार्टनरशिप में होगा, ठीक। अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। पर किसमें तब लिमिटेड लायबिलिटी समझिए। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी होता है अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, ठीक, आप शेयर होल्डर हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर परचेज कर रखा है, 50,000 रुपया का रिलायंस का शेयर परचेज कर रखा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका रिलायंस कंपनी डूब गया तो आपका कितना गया? आपका सिर्फ 50,000 गया। इससे ज्यादा का आपके ऊपर कोई कर्ज, आपके ऊपर कोई दायित्व नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है आपका दायित्व पहले से जाना हुआ है। अब मान लीजिए कोई अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका कितना डूबेगा? बहुत खिसियाएगा तो 10,000 डूबेगा, इससे ज्यादा नहीं। उसका पर्सनल एसेट, व्यक्तिगत संपत्ति इस्तेमाल नहीं होगा। सो लायबिलिटी इज प्री डिटरमाइंड, लायबिलिटी पहले से जाना हुआ है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो बड़ा कारोबार है, जैसे देखिए साहब, ठीक, बिग बाजार इतना बड़ा कारोबार है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कभी संभव है जी? कभी संभव नहीं है, ठीक है। ये आप देखे होंगे पीवीटी एलटीडी लिखा रहता है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, निजी कंपनी। तो ये क्या है? ये आपको सीमित दायित्व का लाभ इनको मिलता है। मतलब डूबा, जिसका गया उसका गया, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और आइए वापस समझ गए होंगे ये बात। अब है वापस लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी। रेपो, रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट, ठीक है, रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट, रेपो रेट, ठीक। लास्ट ये एक टॉपिक बात करें, रेपो क्या है? व्हाट इज कॉल्ड रेपो? ठीक, व्हाट इज कॉल्ड रेपो? रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक। ये रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है? पुनः खरीद समझौता, पुनः खरीद समझौता। रीपर्चेज एग्रीमेंट, रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है? इसको ऐसे सिंपल समझो, है, हम लोग ऐसे समझे। आप बैंक से लोन लिए तो बैंक कहा कि देखिए 12% लगेगा। आप बोले ठीक है हम देंगे, 12% लगेगा तो क्या हो गया, तो 12% देंगे। ये आपने 12% पर आपने बैंक से लोन लिया। अब मान लीजिए बैंक को लोन चाहिए,
तो बैंक किसके दरवाजे पे जाएगा? आरबीआई। आरबीआई बैंक को कहा कि देख भाई, सीधी सी बात है, तुमको हम, ठीक है, 10% रेट पर उधार देंगे। दिस इज कॉल्ड रीपर्चेज एग्रीमेंट। जिस दर पे आरबीआई, ठीक है, बिल डिस्काउंट कराता है, किसका? बैंक्स का, उसको बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, बैंक जो जिस रेट पर आरबीआई से उधार लेगा या आरबीआई जिस रेट पर बैंक को उधार देगा, दोनों बतवा के है, उस रेट को कहा जाता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, रेपो रेट। अब ये सारे टर्म्स आप क्या करें, आपने सुना, आपने समझा इस चीज को। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर या व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मुझे खुशी होगी बेटा आपके साथ मेरी जानकारी शेयर करने में। ठीक है, ये भी एक समझिए, दुनिया में ऐसा शायद कोई भी नहीं है जो सब कुछ जानता हो। हम भी परफेक्ट अगर बोलेंगे कि 100% जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं रे भाई। कॉमर्स का कितना जानते होंगे? 0.01%। ठीक, पर मेरे से भी गलती हो सकती है, ह्यूमन है। तो आप और भी बेहतर जगह से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी जितनी जानकारी है वो हम आपको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।